हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी का। आज फाइनल चैप्टर है जिसमें 2 से 3 टॉपिक बचे हैं और इसको फाइनल करने के बाद अब हम लोग दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। तो फिलहाल विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड आज हमारा पहला टॉपिक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली ये देख लीजिए कि भागना नहीं है। इस आर्टिकल में इतनी वेग इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको बहुत शांत मिजाज से बस ये चीज़ जान लेनी कि आपके लिए पढ़ना क्या इसमें ज़रूरी है, वो बहुत बेसिकली मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला जैसा कि हम लोग काम करते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं कि न्यूज़ है क्या। कि 50वीं जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई तो उसमें 28% जीएसटी इम्पोज किया गया है किस पे? ऑनलाइन गेमिंग पे। ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ हॉर्स रेसिंग एंड कसिनोज के ऊपर भी 28% का जीएसटी इंपोज किया गया है। ये 50वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड किया गया। अब इस पूरे आर्टिकल में अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप जाके पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बस 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं जो आप जरूर पढ़ना। कुछ चीजें आपके इस आर्टिकल में भी नहीं लिखी हुई है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान रखिएगा इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले क्या बात है? ऑनलाइन गेमिंग। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन गेमिंग के बारे में देखनी है कि ऑनलाइन गेमिंग एग्जैक्टली होती क्या है और ये कितने तरीके की होती है। और वो देखो इस बॉक्स में दे दिया गया है, 2 तरह की होती है, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। ये हो गया। अब इस पे याद ये नहीं रखना कितना 28% है भाई, बेसिक है। अब इसमें ज्यादा और चीजें नहीं याद रखनी है। इसके बाद एक देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है टीडीएस के रिस्पेक्ट में। टीडीएस और 30% जो है वो कहीं ना कहीं दोनों ही गेम में लागू होगा। अब यहां पर ये जरूरी नहीं है कि टीडीएस का अमाउंट याद रखो। व्हाट इज एग्जैक्टली टीडीएस ऑल अबाउट, इतना जानना बस बेहतर है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है, ऑनलाइन गेमिंग के बाद कितने प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग होती है और उस पर जो टीडीएस लग रहा है वो टीडीएस कितना लग रहा है ये मैटर नहीं है, एग्जैक्टली टीडीएस होता क्या है उसके बारे में देख लेंगे। और उसके बाद चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है आपका ऑल अबाउट द जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटी सबसे पहले एग्जैक्टली ये है क्या। क्लियर? जीएसटी है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, साइमल्टेनियसली जीएसटी को सफल बनाने के लिए वो कौन कौन से इसके टूल हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे जीएसटी काउंसिल क्या होती है जो इसको सफल बनाने के लिए, जीएसटी नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तो साथ में रहिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत बेसिकली फॉर्म में। सबसे पहले न्यूज क्या आई थी कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी को इंपोज किया है। अभी ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है? आजकल आप लोग देख रहे हो ना, बहुत सारे ऑनलाइन गेम चलते हैं। तो इसमें 2 तरह के ऑनलाइन गेम होते हैं। सबसे पहला ऑनलाइन गेम क्या होता है? गेम ऑफ स्किल। ऐसा गेम कि जिसको खेलने के लिए आपके कुछ पर्टिकुलर स्किल हो, मतलब उसके अंदर आपसे स्किल रिक्वायर्ड है, वो गेम ऑफ स्किल है। उसके बाद गेम ऑफ चांस क्या होता है? गेम ऑफ चांस का मतलब क्या है कि आप किसी ऑनलाइन गेम के ऊपर गए और वहां पर आपने किसी तरह की बेट लगाई। अगर बेट ठीक बैठ गई तो आप वहां पर जीत जाओगे, अगर बेट ठीक नहीं बैठी तो आप वहां पर हार जाओगे। तो वो चांस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से गेम जो ऑनलाइन गेमिंग होती है वो 2 तरह की, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बिकॉज तुम्हें जुआड़ी नहीं बना रहे, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे होता है। तो एक हिसाब से जो बेटिंग होती है ना, वो बेटिंग कहीं ना कहीं गेम ऑफ चांस के ऊपर आती है। बेसिक, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है कि ये जो होता है इस पे टैक्स रेट कितना है? 28%, ये हम जान चुके हैं। इसके ऊपर जो टीडीएस है वो 30% है फ्रॉम द विनिंग द, दोनों ही गेम पे जब आप मैच जीत जाओगे तो उसके ऊपर टीडीएस लगता है कितना? 30%। अब 30% टीडीएस लगता है तो ये टीडीएस क्या होता है इसको देख लो। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आप कहीं से कुछ पैसा कमाते हो, तो आप कहीं से भी, जैसे मान लो कि जैसे मैं क्लास में लेता हूं तो ये मेरी पर्सनल विंग है। जैसे मैं मीमांसा आईएएस में क्लास ले रहा हूं तो मीमांसा आईएएस खुद मेरी मैं ओन करता हूं, तो मेरी एक यहां से इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा मैं और भी दूसरे वेंचर पे काम कर रहा हूं तो वहां से भी मेरी इनकम जनरेट होती है। तो जितनी भी मैं इनकम कमाता हूं उसके बाद जब उसके ऊपर मैं साल के बाद उसमें टैक्स भरूंगा अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो उसको क्या बोलते हैं? आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब मैंने साल भर में कितना रुपया कमाया और उसके ऊपर मैं कितना टैक्स देता हूं, वो मेरा किस पे कन्वर्ट हो जाता है? आईटीआर में। तो मैं कितना टैक्स देता हूं वो आईटीआर से कन्वर्ट होता है। लेकिन ये टीडीएस क्या है? तो जैसे मान लो कि मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हूं, तो वहां से मुझे 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए की सैलरी मिलती है। तो होता क्या, या तो टैक्स कैसे मिलेगा? या तो जब आपको
सैलरी दी जाएगी तो 40%, 40,000 आपको दिया गया। तो होता क्या है कि जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप एम्प्लॉयड हो, वो आपको 40,000 रुपए ना देके बल्कि एक छोटा सा अमाउंट आपको सैलरी देने से पहले ही काट लेती है। मान लीजिए कि 10% का अमाउंट काट लेती है, तो 10% इसका कितना हो गया, 4,000 रुपए, 4,000। तो अब टोटल अमाउंट कितना मिलेगा आपको, 36,000 रुपए। मतलब संस्था के द्वारा आपको नेट सैलरी जो दी जाती है वही आपका टीडीएस काटने के बाद दी जाती है। जैसे आपकी सैलरी 40,000 रुपए है और अगर उसके ऊपर टीडीएस 10% लग रहा है, तो जो संस्था है वो 10% का टीडीएस पहले ही काट लेगी और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, टीडीएस होता है ये आपके खाते में जुड़ता रहेगा, एक समय के बाद आप इसको उस संस्था से वापस भी ले सकते हो। अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तब भी आप ले सकते हो। लेकिन आईटीआर में क्या होता है, आईटीआर में पैसा वापस नहीं ले पाओगे, बिकॉज वो आपने अपनी श्रद्धा के अनुसार आपने बता दिया कि मेरी ये इतनी इनकम है और मैं इतना पैसा कमाता हूं, उसके बाद आप आईटीआर भरते हो। क्लियर, बहुत बेसिक सा है और ये चीजों को देख सकते हो। इतना इसमें जानने के लिए आपके लिए जरूरी था बस। बाकी अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। अब जो पूरा लेक्चर पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो हमारा कहीं ना कहीं जीएसटी के ऊपर ही है। अब सबसे पहले देखते हैं जीएसटी एग्जैक्टली है क्या और ये कब आया था और ये किस तरीके से वर्क करता है। देखो जीएसटी क्या है, ये जीएसटी एक सिंगल डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले ये इनडायरेक्ट टैक्स है और ये डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के ऊपर नहीं लगता, देश के अंदर, देश के भीतर ही ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, ये एक मल्टी स्टेज है, मतलब कि कई स्तर के ऊपर लग रहा होता है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जीएसटी के बारे में अगर आपको एक लाइन में कुछ बोलना हो तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि कई स्टेप के ऊपर लग रहा होता है और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ये क्या हुआ, यहां पर बस आपके लिए यही जानना जरूरी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखो, जो टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जनरली वो दो तरीके से लगते हैं। एक होता है ओरिजिन बेस्ड, क्या, ओरिजिन बेस्ड, और दूसरा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड, डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक, अब ओरिजिन बेस्ड जो होता है उसका एक और नाम होता है प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स, और दूसरा ये होता है, इसको दूसरा नाम इसका क्या होता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। अब ये क्या है, ये तो लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए आपको एक दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए, यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में रहने वाला कोई एक इंडस्ट्री है जो कि कार मैन्युफैक्चर करती है। उसने कार को मैन्युफैक्चर किया और कार को मैन्युफैक्चर तो कर दिया, लेकिन वो सेल कहां पर हो रही है, गुजरात में जाकर। कहां पे सेल हो रही है, गुजरात में जा रही है जाकर। तो बताओ ये अब टैक्स कहां पर लिया जाएगा, इसका रेवेन्यू कलेक्शन कहां पर होगा। तो बोला ही जाता है कि जहां पर चीजों को कंज्यूम किया जा रहा है, जहां पर चीजों को कंज्यूम किया जा रहा है उस डेस्टिनेशन के ऊपर टैक्स लिया जाता है। तो टैक्स कहां पर लगेगा, महाराष्ट्र में लगेगा या गुजरात में, तो वो गुजरात में लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन क्या थी, गुजरात, कंजम्पशन वहीं पर हुआ है। तो अब ये मैटर ये आता है कि ऐसा क्यों किया गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बनाया गया। तो आपको पता होगा कि इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि प्रोडक्शन अच्छा करते हैं और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कंजम्पशन ज्यादा होता है। देखो, प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों जगह पे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ जगहों पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, कंजम्पशन कम है। लेकिन कुछ स्टेट में कंजम्पशन ज्यादा होता है और प्रोडक्शन कम होता है। तो होगा क्या कि अगर मान लो जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पर हमने टैक्स लगा दिया, तो सारा प्रोसेस क्या होगा, सारा टैक्स का कलेक्शन इन्हीं के पास चला जाएगा। कंजम्पशन वाले के पास, बेचारे के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, सारे स्टेट को बराबरी में लाने के लिए कंजम्पशन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगाया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा वो डेस्टिनेशन पे होगा जहां पर चीजों को कंज्यूम किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेट कंजम्पशन ज्यादा करते हैं और प्रोडक्शन कम करते हैं, वो प्रोडक्शन ज्यादा करने वाले स्टेट से पीछे ना रह जाए। इतना बस ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब मैटर ये आता है, ये तो चलो हम समझ गए कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब उसके बाद देखते हैं,
ये कब मार्केट में आया? 1 जुलाई 2017 को आया और 101वें संविधान संशोधन के साथ आया। अब ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, 101वां संविधान संशोधन किससे था? जीएसटी से। तो बताओ 100वां किससे था? उसके बाद 99वां किससे था? 102 किससे था? 103 किससे था? 104 किससे था? और अभी भी जितने हो गए उनसे। तो लगभग पिछले रिसेंट पास्ट के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि 101वां किससे रिलेटेड है? जीएसटी से। अब यहां पे मैं क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दूसरी चीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दूसरी चीज हो रही है। यहां पर बात किसकी हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही है, बिकॉज ये एक्ट बन गया था। आपको पता होगा बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जो कि एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ये किसकी सिफारिश के ऊपर हुआ था? केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश के ऊपर हुआ था। बेसिक बहुत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जीएसटी का फिर क्या है, स्ट्रक्चर किस तरीके का है, किस तरीके का जीएसटी का स्ट्रक्चर। देखो तो जीएसटी के स्ट्रक्चर में 3 तरह की जीएसटी लगती है, सेंटर जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी। मतलब कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। बहुत बेसिक सा ध्यान में रखना, बहुत ध्यान से रखना। देखो सेंटर जीएसटी जो होती है वो कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और किसमें करती है? इंट्रा स्टेट। मतलब मान लो, ध्यान से देखना इसको, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, इस चीज को जान लो कि जैसे मान लो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में ही किसी एक जगह से कोई चीज बनी और दूसरी जगह पे जाके वो क्या हुई, दूसरी जगह जहां पे कंज्यूम हो गई, तो टैक्स एग्जैक्टली कहां पे लगेगा? जहां पे कंज्यूम हो गई। लेकिन इसको कलेक्ट कौन करेगा? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। बहुत ध्यान से देखो, अभी मैं इसको बताऊंगा। तो जब कभी भी चीजों का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और उसका कंजप्शन किसी एक ही स्टेट में हो तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। जब एक ही स्टेट में, महाराष्ट्र में ही बनी और महाराष्ट्र में ही कंज्यूम हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। इसके ऊपर टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सीजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब मैटर आता है कि आईजीएसटी कहां लगती है। अब आईजीएसटी कहां लगता है ये बात ध्यान में रखो। अगर कोई महाराष्ट्र में, कोई एक स्टेट में कोई चीज प्रोड्यूस हुई है, कोई चीज अगर एक स्टेट में प्रोड्यूस हुई है और उसका कंजम्पशन किसी दूसरे स्टेट में हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में प्रोड्यूस है और वो जाके गुजरात में कंज्यूम हो रही है। जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया था, कार कहां बनी थी? महाराष्ट्र में, और वो जाके कहां पर कंज्यूम हुई थी? वो जाके गुजरात में कंज्यूम हुई थी। तो इस सेगमेंट में इसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी यहां पर लगेगा। और इसको कलेक्ट कौन करेगा? इसको करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कलेक्ट करेगी। लेकिन ये कलेक्ट करने के बाद इसका पैसा जाएगा कहां पर? ये पैसा किसको दिया जाएगा? कंजम्पशन बेस्ड वाली स्टेट को। तो कंजम्पशन कहां पे हो रहा है? गुजरात को। तो ये पैसा कहां ट्रांसफर किया जाएगा? गुजरात स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा। और गुजरात स्टेट में ट्रांसफर करने के बाद ये फिर पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और थोड़ा सा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी। इज दैट क्लियर? तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ये दोनों ही चीजें जो हैं वो इंट्रा स्टेट के लिए लगती हैं। लेकिन जो आईजीएसटी होता है वो किसके लिए लगता है? वो इंटर स्टेट के लिए लगता है। अब एक और सिनेरियो बनता है, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई कार बनी है और उसको विदेश भेजा जा रहा है, भारत के किसी दूसरे स्टेट में नहीं बल्कि विदेश भेजा जा रहा है, तब आप बताइए कि यहां पर कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर मेंशन करिएगा। अगर नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा जीएसटी के स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद 3-4 इसमें इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अब क्या है, अगर आपको जीएसटी को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है जीएसटी नेटवर्क, दूसरी है जीएसटी काउंसिल और तीसरी अभी रिसेंटली जल्दी बनी है जिसको हम लोग जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं। सबसे पहले क्या है? जीएसटी नेटवर्क। जीएसटी नेटवर्क क्या है कि भाई जीएसटी का जितना भी मैकेनिज्म होता है वो सब ऑनलाइन होता है ना। तो जीएसटीएन ये आईटी बैकबोन है फॉर द जीएसटी। मतलब जीएसटी का जितना भी वर्क होगा वो जीएसटीएन के ऊपर होता है। पहले क्या था कि ये थोड़ी सी पीपीपी मॉडल पे थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे थी। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इसके ऊपर ये बोल दिया है कि ये अब टोटली गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है। गवर्नमेंट ओन्ड बॉडी है मतलब इस पर 100% स्टेक किसका है?
वो गवर्नमेंट का है। अब 100% में से 50% किसका स्टेक है, इसमें हिस्सेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और 50% सारे स्टेट को मिलाकर, मतलब कि सारे स्टेट को एक्यूमुलेटिव फॉर्म में। यही सारी बात इसमें लिखी हुई है। देखो 100% गवर्नमेंट की हो गई है, लेकिन 50% यूनियन गवर्नमेंट की है और 50% स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज को मिलाकर इसमें दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो जीएसटी ये है। उसके बाद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पे आने से पहले हम जाएंगे जीएसटी काउंसिल के ऊपर। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या है इसको देख लो। तो आपको पता होगा कि जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कि जीएसटी के संबंध में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो जीएसटी काउंसिल लेगी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 279A आर्टिकल में मेंशन की गई है। और ये 279A आर्टिकल किसके जरिए से आया है? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बात भूलिएगा नहीं। अब इसमें कुछ और बातें वो देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल ये रहा बॉक्स। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, अंडर आर्टिकल 279A। ओके, इसमें क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी मेंबर होते हैं। इसके एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये सबको पता है, नहीं पता है तो भाग जाओ, जाके ठेला गाड़ी चलाओ, यूपीएससी की तैयारी करने के मतलब नहीं है। अब इसका मेंबर कौन कौन होते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि रेवेन्यू चार्ज से लैस होता है वो इसका मेंबर होता है। अब देखो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिस्टर होते हैं वो कई कैटेगरी के होते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक, ये तीन तरह के मिनिस्टर की कैटेगरी होती है। तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर कौन? यूनियन मिनिस्टर जो है वो हमारे इसके मेंबर हो गए, मेन चेयरपर्सन हो गए। लेकिन रेवेन्यू से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है उससे जुड़े हुए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं। इसी तरीके से हर एक स्टेट से फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड जो मिनिस्टर होगा या उस स्टेट गवर्नमेंट किसी एक ऐसे पर्सन को बोल दे कि ये मेरी तरफ से इस जीएसटी काउंसिल का मेंबर होगा, उसको वहां का मेंबर बना दिया जाता है। तो एक बार फिर से, जीएसटी काउंसिल किसके द्वारा बनाई गई? प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई गई आर्टिकल 279A के तहत, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो, और दूसरे बाकी के मेंबर कौन होते हैं? हर एक स्टेट से जो मिनिस्टर टैक्सेशन और फाइनेंस के रिस्पेक्ट में होगा वो बनेगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट अपने द्वारा किसी भी बंदे को भेज दे कि हाँ आप इसको हमारी तरफ से, हमारी स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बना के इसका मेंबर बना सकते हो। अब ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिसीजन जब लिया जाएगा तो वो कैसे लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जीएसटी काउंसिल में जितना भी डिसीजन लिया जाता है वो 3/4 मेजॉरिटी से लिया जाता है, पहली बात। और ध्यान रखिएगा ये टोटल स्ट्रेंथ का नहीं है, ये प्रेजेंट एंड वोटिंग का है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का है। सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जीएसटी काउंसिल में टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर हैं, मान लीजिए, सपोज करिएगा, एकदम हकीकतमंद मान लीजिएगा, मान लीजिए कि 150 हैं टोटल नंबर कितना है? 150। जिस दिन मीटिंग हो रही थी उस दिन 100 लोग ही आए, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हो गए? 100 लोग। तो अब ये बताइए 3/4 इसका कितना होगा? अगर 3/4 का मतलब हो गया इसमें 75 मेंबर्स किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जब तक राजी नहीं होंगे तब तक उसके ऊपर डिसीजन फाइनल नहीं होगा। मतलब जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 3/4, तो 100 का 3/4 कितना हो जाएगा? 75। अब मान लीजिए किसी एक मुद्दे के ऊपर 55 लोग मान रहे थे और 45 लोग नहीं मान रहे थे, तो क्या केस फाइल होगा? नहीं। लेकिन कोई एक मुद्दा था जिसके ऊपर 75 लोग मान गए लेकिन 25 लोग उसके ऊपर असहमत थे, तो ये पास हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज ये 3/4 होता है। और इससे और इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कि वोट वैल्यू कितना है। तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोटिंग वैल्यू है वो है 33%।
इंडिविजुअल। मतलब एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी वोट की वैल्यू कितनी होती है 33%, और बाकी का जो 66 या 67% है वो किसकी वोट की वैल्यू होती है, सारे स्टेट को मिला के, सारे स्टेट एंड यूटीज को मिला के एक्यूमुलेटिव फॉर्म में। तो बस ध्यान रखिएगा 33% वोट की वैल्यू किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जो रिमेनिंग है वो किसकी है, सारे स्टेट को, जितने भी स्टेट्स हैं सबको एक्यूमुलेटिव फॉर्म में मिलाने के बाद ये उसकी वोट की वैल्यू हो रही होती है। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन टू GST-80, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब देखो, मान लो GST आप भरते हो और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई। अगर आपने GST भरी और GST की प्रॉब्लम आपको होगी, मतलब आप सरकार से खुश नहीं हो, तो आप बताओ अपनी एप्लीकेशन कहां पे लेके जाओगे, कौन आपकी एप्लीकेशन को देखेगा। जनरली ये होता था कि जो रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट है वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करोगे विद रिस्पेक्ट टू GST, एप्लीकेशन फाइल करोगे। लेकिन हाई कोर्ट के पास ये सबको पता है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास एक्सपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू GST नहीं है, GST की एक्सपर्टीज नहीं है। तो अब इस समस्या का समाधान करने के लिए अब एक नई बॉडी बना दी गई है जिसको हमने क्या बोला, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल। और GST अपीलेट ट्रिब्यूनल जो बनाई गई है इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कोई नॉर्मल पब्लिक का कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्टली GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, पहले वो अपनी रिस्पेक्टेड ज्यूरिसडिक्शन वाले क्षेत्र में जाएगा जैसे कि हाईकोर्ट, उसके बाद यहां पहुंचेगा। उसके बाद रिस्पेक्टेड जो भी ज्यूरिसडिक्शन वाली अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी, जो भी होगा, जो भी संस्था होगी जहां पर GST के मैटर को सुना जाता होगा, पहले वहां जाएगा, दूसरे इंस्टेंस में, सेकेंड इंस्टेंस में वो यहां पर आएगा। लेकिन अगर कोई मैटर ऐसा है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, तो इस केस में ये दोनों ही सबसे पहले कहां चले जाएंगे, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो कि ध्यान रखिएगा GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहले हमें किसी दूसरी संस्था के पास डिसीजन लेना पड़ेगा, वो होगा नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है तो वो पहले ही इंस्टेंस में कहां पर पहुंच सकते हैं, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंच सकते हैं। अब GST अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, ये हर स्टेट में बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। बोला ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपीलेट ट्रिब्यूनल इसके लिए एस्टैब्लिश की जाएंगी। किसी एक स्टेट में एक से ज्यादा अपीलेट ट्रिब्यूनल हो सकती है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और किसी भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर होंगे ये डिपेंड करता है कि वो स्टेट कितने की मांग कर रहा है। वो जितने की भी मांग करेगा फिर वो बात जाएगी GST काउंसिल के पास, और GST काउंसिल इसके ऊपर मुहर लगा देगी। उसके बाद वहां पर उतने मेंबर की GST अपीलेट ट्रिब्यूनल बना ली जाएगी। और अब उसके बाद ये बात आती है कि चलो ठीक है, GST अपीलेट के बारे में बात हो गया, कुछ कंडीशन है क्या कि जो उसके मेंबर होंगे, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो मेंबर होंगे उसके लिए कुछ कंडीशन है। हाँ, कुछ कंडीशन मेंशन है जो कि यहां पर है, आप श्रद्धा के अनुसार आप इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले क्या है कि चेंजेस इन क्वालिफिकेशन, और इनके बारे में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है कि एडवोकेट्स विद एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर। इसके अंदर जो जुडिशियल मेंबर होंगे, देखो ध्यान रखना, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी बनाई जाएगी उसका स्ट्रक्चर ये है कि उसमें दो प्रकार के मेन मेंबर होंगे। कौन कौन से, एक होगा जुडिशियल मेंबर और दूसरा होगा टेक्निकल मेंबर। कौन, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। किसमें, GST-80 में। GST-80 में दो जुडिशियल मेंबर होंगे, जो आपके टेक्निकल मेंबर होंगे। तो इसमें अगर कोई जुडिशियल मेंबर है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट्स में। ओके, और एक चीज और भी है, वो मैटर होना चाहिए साइमल्टेनियसली, वो जो मैटर में एडवोकेट है वो लगभग किस रिस्पेक्ट में, इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित होना चाहिए। किसे, इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एज अपॉइंटेड एज अ मेंबर, चाहे मेंबर हो और चाहे इसका प्रेसिडेंट हो, उसके लिए मिनिमम एज कितनी कर दी गई है, 50 साल। मतलब 50 साल का बुड्ढा जरूर होना चाहिए, तब इसका मिनिमम मेंबर बनेगा। और इसकी मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, पहले क्या था कि 65 से लेकर 67 साल तक था, लेकिन अब 67 से लेकर 70 साल तक बनाया जा चुका है। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन है कभी भी अपॉइंट हो, 50 से पहले तो हो नहीं सकता, अगर 50 तक या 50 के बाद होता है तो कब तक बना रह सकता है, 70 साल मैक्सिमम तक रह सकता है। अब इसके बारे में क्या इफेक्ट बटे वो सब चीजें आप देख सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल यहां पे सजेशन आप लोग से रहेगा कि एक बार जाके GST अपीलेट ट्रिब्यूनल
के बारे में और डीप इंफॉर्मेशन आप ले लिए, बिकॉज यहाँ पर समय नहीं है, नहीं तो मैं इसके बारे में आपको बताता, लेकिन जितनी मैंने इंफॉर्मेशन दी इसको बस ध्यान में रखिएगा, ये भी मोर देन सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। आई होप कि जीएसटी वाला टॉपिक बहुत मजे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इजी तो नहीं था लेकिन इजी करके बता दिया गया आप लोग को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वाइडनिंग टैक्स बेस। सच्ची बता रहा, पूरा आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ रद्दी है। आपको एक दो पॉइंट बस यहाँ पे ध्यान में रखनी है और एक दो रिकमेंडेशन आपको मेरी माननी है बस, इसके बाद पूरे आर्टिकल को छोड़ सकते हो। देखो, जो पढ़ने के लिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये आपको पता होना चाहिए, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी, ये जो दो डेटा दिया ना, बस इसको आपको ध्यान में रखना है और यहां पर इसके ऊपर एक ट्रेंड को फॉलो करना, आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखो एक लाइन ली हुई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये लिखा हुआ है। अब इसको, इस आर्टिकल को कैसे अप्रोच करनी वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले न्यूज क्या है कि जो हमारे देश का जो टैक्स बेस है, मतलब कि जो लोग टैक्स देते हैं उनका बेस बढ़ा है, मतलब वो लोग ज्यादा लोग अब टैक्स देने लगे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? इस आर्टिकल में आपको यह देखना है कि देश में टैक्स जो देने वाले लोग हैं वो कितने हैं। तो अब इसको कैसे पता करें कि देश में टैक्स देने वाले लोग हैं कितने, और साइमल्टेनियसली वो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट टैक्स में दे रहे हैं। तो जीडीपी का कितना परसेंट टैक्स के रूप में भारत में आता है, इसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। क्या बोलते हैं? टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अभी टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है कि जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा हम टैक्स के रूप में लेते हैं। और टैक्स भी आपको पता है दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहीं पे देखो क्वेश्चन बनेंगे, बहुत ध्यान से देखना। भारत में अभी करंट का जो फिस्कल ईयर 2023 का जो डेटा है वो कितना है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है? 11.1%। मतलब हमारी जीडीपी का 11.1% पैसा कहां से आता है? टैक्स के जरिए से आता है। और इन टैक्स में डायरेक्ट टैक्स आता है या इनडायरेक्ट टैक्स आता है, इसको जानने के लिए देखो डेटा दिया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स से कितना आता है? 6%। 6%। इनडायरेक्ट टैक्स से कितना आता है? 5.1%। मतलब कि देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से फिस्कल ईयर 2023 में कम है। अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखो। इसमें आपको क्या काम करना है, जरूर देख लेना, यही आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा लेकिन एक दूसरे तरीके से, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन यही होगी। भारत में टैक्स टू जीडीपी का ट्रेंड, पहले इसको देखो, टैक्स टू जीडीपी का ट्रेंड क्या है? क्या हमेशा से बढ़ रहा है, क्या हमेशा से कम हो रहा है, या फ्लक्चुएटिंग है? पहला। दूसरा ये देखना है कि हमारे का जो टैक्स आता है उसमें डायरेक्ट टैक्स पिछले 5 से 10 सालों में ज्यादा रहा है या इनडायरेक्ट टैक्स रहा है। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स हमारे क्या ज्यादा आता है या इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा आता है। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या हमेशा टैक्स का रेशियो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो जितने भी ट्रेंड हैं इसके ऊपर एक हॉक आई रखनी है। और ये ट्रेंड आपको कहां से पता चलेंगे? आपके इकोनॉमिक सर्वे या बजट से आप इसको देख सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे या बजट से आप देख रहे हो। तो मैं बता रहा हूं पूरा आर्टिकल छोड़ के एक बार जाके इसको देखना है। क्या देखना है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो का ट्रेंड क्या है। क्या हमेशा टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ा है? जैसे 5 साल पहले था 7%, उसके अगले साल हुआ 8%, उसके अगले साल हुआ 9%, उससे अगले साल हुआ 10% और इस साल हो गया 11.1%। तो उसको क्या बोलेंगे? हमेशा बढ़ा है। क्या हमेशा कम हुआ है या फ्लक्चुएटिंग में रहा है? ये आपको देखना है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या हमेशा डायरेक्ट टैक्स हमेशा ही ज्यादा रहा है, क्या हमेशा ही इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा रहा है, या ऊपर नीचे कुछ रहा है? तो जितने भी ट्रेंड हैं आपको इसकी रिस्पेक्ट में देखने ही देखने हैं। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं टैक्स, 2 टैक्स की बारे में बहुत बात कर रहा हूं। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके संबंध में एक संस्था है CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, और इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस के संबंध में एक संस्था है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लेनी है बिकॉज ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो पूरे आर्टिकल को अगर मैं लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट कर दूं, बस 2 लाइन में कर देंगे कि देश में टैक्स बेस बढ़ा है, अच्छी बात है। टैक्स बेस में इस आर्टिकल में जो कॉन्सेप्ट था वो था टैक्स टू जीडीपी रेशियो। भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 2023 में कितना है? 11.1%, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स कितना था? 6%, इनडायरेक्ट टैक्स कितना था? 5.1%। आपका होमवर्क क्या है? इनके सबके ट्रेंड देखने, साइमल्टेनियसली जो 2 बॉडी टैक्स के संबंध में CBDT और CBIC, इसको देखना है।
हो गया। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे, ये बताइए ऐसी क्या वजह है कि जो हमारे के यहाँ टैक्स बेस है वो थोड़ा लो है। अगर हम कंपेयर टू द अदर वेस्टर्न कंट्रीज करें तो हम वहां पे टैक्स रेट थोड़ा ज्यादा है, मतलब टैक्स बेस ज्यादा है, वहां पर टैक्स देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। ऐसा क्यों है? इसके पीछे यहां पे रीजन लिया हुआ है कि भैया भारत में जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। भारत का जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, पहला पॉइंट। दूसरा यह है कि भारत में जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत ज्यादा कभी कभी हम लोग एग्जम्पशन देते हैं, टैक्स में एग्जम्पशन दे देते हैं, जैसे सब्सिडी भी बहुत सारी मिलती है, बहुत सारे टैक्स में एग्जम्पशन देते हैं। उसके बाद हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्स लिटिगेशन, मतलब क्या होता है कि टैक्स हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि मेरे पर टैक्स आया तो मैं हमेशा टैक्स से बचने की कोशिश करूंगा। तो टैक्स से बचने का कोशिश करने का मतलब क्या है? जब मेरे पर टैक्स आया तो मैं उसके लिए एक केस फाइल कर दिया मैंने कि भाई मैं ये वाला टैक्स नहीं भरूंगा, ये मेरे पर गलत आ गया है। तो भाई जब तक कोई भी टैक्स से संबंधित केस किसी भी जुडिशियल बॉडी में है तो उसके ऊपर टैक्स थोड़ी ना लिया जा सकता जब तक उसके ऊपर फाइनल ना आ जाए। तो हाई लेवल ऑफ टैक्स लिटिगेशन का इंसिडेंस होता है, इसी वजह से बहुत सारा टैक्स तो खाली जुडिशियल में फंसा पड़ा हुआ है। पर आपको पता है पेंडेंसी कितनी है भारत में सारे केसेस की, और टैक्स से संबंधित तो और भी है। ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था टेक्निकल एक्सपर्टीज की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एक जानने की बात थी तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने आपको हमेशा बोला है कि जितनी भी पीटी 365 हो, कोई भी सब्जेक्ट की हो, उसमें जब भी कोई चीज बॉक्स में लिखी हो तो उसको नहीं छोड़ना, उसको तो एकदम घेप लेना है। जैसे यहां पे देखो एक लिखा हुआ है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स के बारे में एक न्यूज है जिसके ऊपर हम आपको बताएंगे, और एंजल टैक्स होता क्या है वो एक्सप्लेन करेंगे और आप एकदम खुश हो जाओगे। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रपोज किया है चेंज, किस में कि फॉरेन एंटिटीज, जो नोटिफाइड फॉरेन एंटिटीज हैं वो एग्जिम्ट की जाती है टैक्स प्रोविजन से। क्या है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यह प्रपोज किया है कि जो एंजल टैक्सेशन एंड नोटिफाइड फॉरेन एंटिटीज विच विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स प्रोविजन, एंजल टैक्स और जो फॉरेन एंटिटीज हैं उनको कुछ प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए से। तो ये मेरे लिए अच्छी बात थोड़ी ना, ये तो एंजल इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। अब ये एंजल टैक्स होता क्या है इसको ध्यान में देखो। जैसे अब ये बताओ, दो तरह की कंपनी को आप लोग जरूर जानते हो, एक है जोमैटो और एक है स्विगी। अब ये बताओ इन दोनों कंपनी में फर्क क्या है? यस नफीस खान बताएं इसमें फर्क क्या है? जोमैटो और स्विगी, वो देखो कह रहा है कि तो दोनों ही खाना भेजती हैं, एक का लाल है और एक का ऑरेंज है। दोनों में फर्क क्या है बताओ? दोनों में फर्क ये है कि ये जो जोमैटो है ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, हम भी शेयर खरीदे थे वही बेच दिया, सारा इतना ढंग से हो गया। उसके बाद जो स्विगी है ये अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो जब कोई भी संस्था स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी और इसको कहीं से इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो इसके ऊपर टैक्स बहुत आसानी से इनको मिल जाता है, देना पड़ेगा, अलग अलग तरह के टैक्स लग जाते हैं। तो जब कभी भी ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, और जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती उसको हम लोग अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और जब कोई भी इन्वेस्टर अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर कोई उसको इन्वेस्टमेंट करता है तो ऐसे इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। एंजल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि एंजल बन के आया, उसको पैसे की जरूरत थी, उस कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन किसी आदमी ने देखा यार ये कंपनी का प्रिंसिपल तो बहुत मजबूत है, एक काम करते हैं कि इसमें जाके हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और जब ये ग्रो होगी तब हम इसमें से तगड़ा सा शेयर ले लेंगे। तो ऐसे लोग जो परोपकारिता आते हैं और पैसा डाल देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं, क्योंकि वो एक परी की तरीके से आके पैसा दे दिया। अब इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजल टैक्स बोल देते हैं। मतलब कि जब कभी भी कोई भी अनलिस्टेड कंपनी होगी, उसके पास कोई इन्वेस्टर आया, उसने देखा कि ये कंपनी तो बहुत तगड़ी है, आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है, लेकिन ये अनलिस्टेड कंपनी है, तो वो इसमें आएगा, आने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और कंडीशन के तौर पे कभी कभी क्या होता है कि आगे जाके उनसे कहेगा तो हमें इतने शेयर हमको दे देना। तो वो जो इन्वेस्टर था उसको हम लोग एंजल इन्वेस्टर बोला, और एंजल इन्वेस्टर बोलने के बाद उसके ऊपर जो टैक्स लगाती है सरकार उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजल टैक्स के बारे में बोलते हैं। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, एंजल टैक्स क्या होता है? ये 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ।
टैक्स लेवीड ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा जब पैसा उठाया जाता है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजल टैक्स बोलते हैं। मोर देन सफिशिएंट है। बाकी टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे। एंजल टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका टैक्स। सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ही नहीं होता है ना? गिफ्ट बहुत सारी चीजें होती हैं। जानने की कोशिश करिएगा, टैक्सेशन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक। पूरे तरीके से आर्टिकल को काट सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें रिलेटेड नहीं है। खाली आपको क्या ध्यान में रखना है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो कि भारत में स्टैट से संबंधित मतलब कि मिनिस्ट्री है। इसके बारे में थोड़ी बहुत आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होती है, कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि CSO प्लस NSSO ये क्या बन गई? NSO, और NSO किसके अंतर्गत आती है? मॉस्पी के अंतर्गत आती है। बस दिस इज द एंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी। दिस इज द एंड ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब इसके बाद कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नया टॉपिक कल ही कंप्लीट भी हो जाएगा। दिस इज माय बेड। उसके बाद किसी भी तरह के कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस को आप लाइव एक्सेस लें साइमल्टेनियसली, अगर इसके क्लासेस को ऑफलाइन भी देखना चाहते हैं, तो आप अगर लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आकर इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं। यहां पर आकर लाइव क्लास में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर मोर इंफॉर्मेशन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये चैनल आपको वही देगा जो आपको आपके एग्जाम के लिए जरूरत है। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं। थैंक यू सो मच।